ठीक है, आज इसे एंड करेंगे, कल फिर मैं ऐसे की क्लासेस शुरू करूँगा। तो तुम लोगों को ऐसे, क्योंकि अब इंडियन सोसाइटी पढ़ने के बाद में थोड़ा है ना ऐसे के लेके आइडिया भी आएगा तुम लोगों को। ठीक है, तो पूरा जो है देखो, अब ये कॉन्सेप्ट इसलिए आया था, शायद अपन उधर छोड़ दिए होंगे, शायद जो भी है, शायद मुझे हो सकता है रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उधर जब अर्बनाइजेशन अपन पढ़ रहे थे, ठीक है, ध्यान से समझना। तो अर्बनाइजेशन जब पढ़ रहे थे, तो अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ से लोग, गाँव से लोग माइग्रेट होकर यहाँ पे आ जाते हैं। ध्यान से समझना, मतलब विलेज से लोग शहरों में आ जाते हैं, अर्बन में। ठीक है, तो अब क्या दिक्कत हो रही है कि इससे भाई समझ बताइए, शहर की एक सीमा होती है, कितनी जनसंख्या को बहुत ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी शहरों में भी। ट्रैफिक प्रॉब्लम, मलिन बस्तियों का प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें अपन उस दिन देख रहे थे। तो क्या था कि ये पूरा वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट दिया था APJ अब्दुल कलाम ने, उस टाइम जो राष्ट्रपति थे। उन्होंने ये बोला था कि आप मतलब शहरों में क्या होता है ना, गवर्नमेंट शहरों में पैसा लगाती है, शहरों में रोड सब चीज़ें अच्छी होती है, हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होता है। आप ये चीज़ें गाँव में लोगों को प्रोवाइड कर दो ना, ताकि लोग जो माइग्रेट होके आते हैं वो यहाँ पे आए ही नहीं। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो फिर बाद में ये पूरा कॉन्सेप्ट था, फिर बाद में फिर मोदी ने, मतलब जो भी BJP गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने नाम चेंज करके, है वही चीज़ ये सारा। तो प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज़ इन रूरल एरिया, मतलब जो आप शहरों में जो सुविधाएं प्रोवाइड करते हो वो गाँव में प्रोवाइड कर दो। मतलब गाँव में आप अच्छी एजुकेशन ला दो। ठीक है, गाँव में आप हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा बना दो। मैं वो बोला था, प्राइमरी हेल्थ केयर अच्छा हो जाए। उसके बाद में वहाँ पे रोज़गार का जो प्राइमरी जो है मान लो कि द्वितीयक जो स्रोत होते हैं, वहाँ पे जो है जॉब की क्रिएशन बढ़ा दो, ताकि लोग यहाँ जॉब के लिए ना आए, बेरोजगारी ना हो। तो गाँव में आपको कुछ ऐसा प्रोवाइड करो। इसे फिर गवर्नमेंट ने बाद में नाम दिया 2015 में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण शहरी मिशन। ठीक है, तो ये चीज़ रखना, वही सेम कॉन्सेप्ट है पूरा वाला ही है। ठीक, तो इसमें क्या है, सब ऐसी बात है। पहली बात तो कि विलेज के डेवलपमेंट पे अपन काम करेंगे, ताकि उसको गाँव के लेवल बनाया जाए। इसलिए देखना आजकल गाँव में पार्क भी बन रहे हैं, रनिंग इस टाइप के बन रहे हैं धीरे धीरे। जो लोग मतलब शहरों की तरफ जिन सुविधाओं के लिए भागते थे, आजकल लोग धीरे धीरे गाँव में भी पहुँच रही हैं। ठीक है, डिजिटल कनेक्टिविटी गाँव में हो गई है, आजकल सड़कों से कनेक्टिविटी हो गई है। ठीक है, जैसे मान लो कि लोग गाँव में हेल्थ केयर के लिए भागते थे, आजकल हेल्थ केयर जो है डिजिटल ला रहे हैं अपन, ई-संजीवनी भी बोलते हैं उसको, या मान लो कि ई-मेडिसिन वाला हो गया, तो वो अपन ला रहे हैं। तो गाँव को भी अपन उस तरीके से, इसलिए ना आजकल देखो ना, और लॉकडाउन के बाद में ख़ास तौर से ये चीज़ें चलन में आ गई है कि वापस बैक टू विलेजेस, कि सब लोग वापस से गाँव में मतलब जिनको आजकल क्या है ना, जैसे IT सेक्टर में क्या हो गया ना, ऑप्शन हो गया। मेरे बहुत सारे दोस्त जो IT सेक्टर में जॉब कर रहे थे, आज वो अपने घर से काम कर रहे हैं। अब कोई ज़रूरत नहीं बेंगलोर जाने की, चेन्नई जाने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने घर से बैठ के कर रहे हैं। तो अपने आराम से गाँव में बैठ के करें, क्योंकि आज नेट की कनेक्टिविटी गाँव में देखो, आप लोग क्लास ले पा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो सोचो एक ज़माना ऐसा भी होता था कि मोबाइल सर्च करने में कुछ नहीं होता था। और कोई, मैं ऐसा नहीं कि 100 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, ये लगभग मान के चलो मोटा मोटा कि आवाज़ नहीं, क्या हुआ, आवाज़ नहीं आ रही क्या? कौन बोल रहा है? उनकी नहीं आ रही। मेरी आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है, बताओ। क्या आ रही है आपकी आवाज़? तो फिर ये कौन क्या बोला? वो अमित, आप तुम वो रखा करो बंद। ठीक है, अब सुनो, कौन अरे जब मैं क्लास लेता हूँ बंद ही रखा करो, कोई उधर से वही से आ रहा हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से। तो जैसे मान लो कि मैं खुद बता रहा हूँ, जैसे मैं 2012 में तो मेरे पास फ़ोन नहीं था। मैंने जब 2016 में मेरे पास भाई का फ़ोन में यूज़ करना, उस टाइम 16 में मेरे पास स्मार्टफ़ोन आया था। तो उस टाइम मैं बता रहा हूँ ना, जब जियो के आने से पहले की बात बता रहा हूँ। तो जियो के आने से पहले ऐसा होता था कि 2G करवाते थे, बहुत रेयर था कि अच्छे से चल जाए। गाँव में तो भूल ही जाओ आप, टावर ही नहीं आते थे। तो मतलब आज से सोचो कि जो क्रांति है, डिजिटल क्रांति 2017 के बाद में, जिससे चीज़ें सोचो कि इतनी बदली है। लोग अब आराम से घर बैठे काम कर रहे हैं, जो IT सेक्टर में काम कर रहे हैं वो लोग घर बैठे काम करते हैं। बहुत सारे टीचर जो ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं अपने गाँव में बैठ के ले रहे हैं क्लासेस। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें है क्यों आई है, तो वही चीज़ अपने सीखना है यहाँ पे कि ग्रामीण विकास हेतु निर्मित एक प्रमुख योजना। तो ये ग्रामीण विकास के लिए समर्पित है पूरा, कि गाँव को शहरों के जैसा बनाओ। ठीक है, जिसको 16 सितंबर 2015 केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी घोषणा की गई, और 21 फरवरी 2016 को PM द्वारा छत्तीसगढ़ के राजनाथ गाँव के कुरभाट गाँव से अर्बन मिशन का प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। उद्देश्य क्या है इसके, तो मैं वही बता रहा हूँ कि जो शहरों में जो सुविधा है वो यहाँ गाँव में मिले। तो ग्रामीण इलाके में शहर की तरह आर्थिक, सामाजिक एवं बुनियादी अवसंरचना विकास को प्रोत्साहित करना तथा सरकार को शामिल करते हुए स्मार्ट गाँव का निर्माण करना। सोचो ये वही सेम कॉन्सेप्ट जो स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट था।
तो ये वही सेम चीज़ है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है भाई, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, ठीक है। तो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है गाँव में शहरी जैसी 12 बुनियादी सुविधा, जैसे स्वास्थ्य सुविधा मैंने बोला था, हेल्थ केयर सिस्टम इंप्रूव कर दो। सप्लाई पानी देख लो, जल जीवन मिशन, ये उसी के लिए तो है, ठीक है। स्वास्थ्य में आयुष्मान भारत देख लो, ठीक है। सफाई में देख लो, वो हर घर वो क्या है, शौचालय वाला। कूड़ा प्रबंधन, ठीक है। सूचना तकनीकी तो डिजिटल का वो चल ही रहा है मिशन, आदि उपलब्ध करवाना, ठीक है। बुनियादी संरचना के विकास के साथ कौशल विकास में स्थानीय उद्यमिता पर विशेष बल देते हुए आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। जैसे अभी गवर्नमेंट जो बोलते हैं ना, लखपति बाई करके जो है वो शुरू करने वाली गवर्नमेंट की जो महिला एंटरप्रेन्योर होती है वो आगे बढ़े। तो ये कब आएगी, जब स्किल से तो आएगी, तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाएगी। पर वो फेलियर है, पर बता रहा हूँ कि एक चीज़ें ऐसा है, प्लान तो कर सकते हैं ना। तो इन लोगों ने प्लान किया, वही पढ़ रहे हैं अपन। 2019-20 तक 300 क्लस्टर, प्रत्येक 25 से 50 गाँव शामिल के विकास का प्रावधान था। पहले चरण में 100 क्लस्टर का विकास का प्रावधान। मतलब इसमें क्या होगा, गाँवों को एक साथ जोड़ा जाएगा, मतलब, और उसमें देखा जाएगा कि वहाँ क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, कौन सा गाँव किसी को क्या सप्लाई कर सकता है। तो ऐसे जब क्लस्टर बनेगा तो उससे क्या वहाँ के रोजगार क्रिएट होंगे, तो फ़ायदा होगा, ठीक है। इस क्लस्टर से 25 से 50 गांव शामिल, जिसमें मैदानी और तटीय क्षेत्रों में 25,000 से 50,000 जनसंख्या तथा पहाड़ी रेगिस्तानी जनजातीय क्षेत्रों में 5,000 से 15,000 जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। इस मिशन हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5,142 करोड़ रुपए की मंजूरी है। कोई मतलब नहीं, मतलब एक आइडिया है कितना पैसा पाना पे होता वही होता है, कैसे करप्शन होगा इसमें से। अब सोच लो, मोटा मोटा 20-30% तो नॉर्मल है, करप्शन में जाएगा। इस मिशन हेतु केंद्र द्वारा 30% वित्तीय सहायता का प्रावधान तथा पंचायती स्तर पर मौजूद अनेक ग्रामीण विकास योजनाओं में खर्च की आपूर्ति का प्रावधान है, ठीक। अब बात आती है कि आखिर में इस गवर्नमेंट के मतलब जो ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक इसकी पड़ी क्या, कितने ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हुई है। अब देखो, अभी आएगा हकीकत। निश्चित रूप से ग्रामीण विकास द्वारा ग्रामीण नगरीय प्रवास को रोकने और अति नगरीकरण की समस्या समाधान में यह एक महत्वाकांक्षी योजना है, अच्छी योजना है। पर बात है ना ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन की, जो एक तरफ ग्रामीण विकास के द्वारा ग्रामीण नगरीय विषमता को दूर करके एक संतुलित विकास की ओर उन्मुख है, तो दूसरी ओर भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना SCM की सफलता पूर्व शर्त के रूप में क्रियाशील है। ये स्मार्ट सिटी मिशन है, ठीक है, ध्यान रखना। तो सवाई सी बात है, स्मार्ट सिटी मिशन कब बनेगा, जब वहाँ शहरों पे बर्डन कम होगा। तो वो कब होगा, जब ये रूरल वाला जो अर्बन मिशन है ये कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अर्थात इस योजना को सफल बनाकर ही स्मार्ट सिटी मिशन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, परंतु इसके निम्न सुझावों पर अमल जरूरी है। तो क्या क्या भाई, पहली बात तो दृढ़ राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति के साथ क्रिया। मैं वही बता रहा हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन में नहीं हो पाता। तो पहली बात राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, फिर प्रशासनिक वो भी जागे काम करे। इस योजना हेतु समुचित वित्त की व्यवस्था और विद्यमान वित्त का भ्रष्टाचार मुक्त प्रयोग मैं वही बोल रहा था कि इसका 20% तो भ्रष्टाचार में चले जाएगा, तो क्या ही काम होगा फिर। आर्थिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए संरचनात्मक सुविधाओं का विकास करके निजी क्षेत्र को आकर्षित किया जाए, क्योंकि इस योजना की दीर्घकालीन निरंतरता हेतु निजी क्षेत्र की सहभागिता जरूरी है। तो भाई समझ बात है, PPP मॉडल लाया जाए रोड बनाने में इनमें, ताकि भाई समझ बात है, एक बार तो गवर्नमेंट एक बार तो बना देगी, पर उसको मेंटेन कौन करेगा। तो ऐसे कुछ न कुछ आइडिया सोचने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट लाने पड़ेंगे। पंचायती राज के कुशल नेतृत्व द्वारा इस योजना में सहयोगी भूमिका प्राप्त किया जाए। पंचायती राज को इसमें इन्वॉल्व करोगे तो सबाई सी बात है, गाँव के लोगों को जब आइडिया रहेगा कि अच्छा हमारे यहाँ कुछ बनने वाला है, कहाँ पे कैसे चीज़ें होनी चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस योजना को राजनीतिकरण से बचाया जाए, तभी आदर्श गाँव के लक्ष्य प्राप्त करके भारत और इंडिया के बीच की खाई को दूर किया जा सकता है। इंडिया मतलब शहर, भारत मतलब गाँव, तो वही है, इसी के लिए तो लाई गई थी। अब अगला टॉपिक है भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास आखिर में होता क्यों, मतलब आखिर में ये मेन ज्योग्राफी का टॉपिक आप पढ़ोगे 11 ज्योग्राफी या ह्यूमन ज्योग्राफी में जब पढ़ोगे, तो ये मतलब इधर भी है, ठीक है। ग्रामीण नगरीय प्रवास आखिर क्यों होता है, तो पहले प्रवास माइग्रेशन का मतलब क्या होता है। माइग्रेशन मतलब लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं बस, ठीक। पर याद रखना, ग्रामीण से नगरीकरण हमेशा प्रवास नहीं होता, नगरों से भी गाँव में प्रवास होता है। लॉकडाउन में देख लो, सब लोग गाँव भाग गए थे, ठीक है। दूसरी बात, गाँव से गाँव में भी होता है, ठीक। तीसरी बार नगरों से नगरों में भी होता है। तो हर तरीके का प्रवास है, ऐसा नहीं आप ये मत सोचो कि ओनली ग्रामीण से नगरीकरण वाले ही प्रवास रहेगा, ठीक। भारत में प्रवास के स्वरूप, भारत में ग्राम नगरीय प्रवास का स्वरूप कैसा रहा, परिणाम क्या रहे, और ग्रामीण शहरी प्रवास के कारण क्या है, और इसको रोकने हेतु क्या सुझाव है। तो माइग्रेशन मतलब दमन दीव है ना सर, गर्मी के दिनों में वहाँ पानी नहीं होती, तो वहाँ के मजदूर उठ के कहीं और चले जाते हैं पानी की तलाश में, फिर जब बारिश होती है तब वो आते हैं दमन दीव के तो हर जगह ही होता है। जो बकरवाल कम्युनिटी होती है,
जो ये चुराती है, तो वो लोग क्या ही करते हैं, जो घुमंत जो जनजाति होती है वो यही करती है। जब बर्फ़बारी हो जाती है हिमालय इधर, तो नीचे आ जाते हैं, निचले मैदानी क्षेत्रों में। जब बर्फबारी नहीं रहती, नॉर्मल मौसम रहता, तो पहाड़ों पे जाते हैं। तो डिमांड सप्लाई वाली बात हो गई, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति का समूह मुख्यतः रोजगार हेतु किसी नए स्थान पर एक सप्ताह या उससे अधिक अधिवास का काम करता है, तो इसको प्रवास की संज्ञा दी जाती है। याद रखना कि इसको, जैसे मान लो कि तुम्हें कोई पूछ लेगा कि मैं मान लो कि मैं एक दिन के लिए दिल्ली जाके आया, तो क्या मेरा माइग्रेशन हुआ? बोला नहीं, माइग्रेशन नहीं होगा। कम से कम एक सप्ताह या उससे अधिक अधिवास और वहाँ काम करके आया हो, तो इसको प्रवास की संज्ञा दी जाती है। तो ये याद रखना, ठीक है। अब भाई प्रवास का स्वरूप कैसा होता है, मैंने बोला था एक तो गांव से गांव होता है। कैसे होता है देखिए, ध्यान से समझना। एक लड़की मान लो इस गांव की है, लड़का इस गांव का है, तो लड़की का माइग्रेशन हुआ नहीं हुआ? अब देखो वही एक अलग बात हो, घर जाके मान लो कि आर्थिक काम, मतलब एक तरीके की इकोनॉमी पार्टिसिपेट करती है, उसको बस उसको आर्थिक नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये भी प्रवास होता है। ग्राम से नगर में तो होता ही है, मोस्टली लोग यहाँ कमाने आ जाते हैं, दिल्ली उल्ली जैसे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में। नगर से नगर में, जैसे मान लो कि दिल्ली वाला लड़का है, उसको बीटेक किया, बेंगलोर जाके जॉब कर रहा है। नगरीय ग्रामीण प्रवास वही लॉकडाउन में देखो कि सारी चीज़ें सब लोग छोड़ छोड़ के गांव भाग गए थे, गांव में जाके काम कर रहे हैं। आईटी सेक्टर वाले मान लो जो बेंगलोर रहते थे, अब वो गाँव में बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत में ग्राम और नगरीय प्रवास का स्वरूप कैसा रहा है? मुख्यतः बीमारू राज्यों से 2.5 लाख दिल्ली में प्रतिवर्ष लोग आते हैं। मतलब बीमारू राज्य कौन हो गए? बिहार विहार ये सब हो गए, ठीक है। अरे एक बार है ना, मतलब ये बीमारू का मतलब ऐसा लगता है कि नहीं, बीमारू जब आप इंग्लिश में लिखोगे ना, तो इसमें जो जो स्टेट आते हैं उनके बारे में, बिहार ये ऐसे करके है, मतलब बीमारू का मतलब ऐसे नहीं बिहार ही है, और सारे उड़ीसा भी है इसमें, ठीक है। मुख्यतः बीमारू राज्य से 1.5 लाख मुंबई और गुजरात में प्रतिवर्ष जाते हैं। मुख्यतः बीमारू राज्य से 50,000 पंजाब में कृषि कार्य करने तो प्रतिवर्ष जाते हैं। तो भारत में ग्राम नगरीय प्रवास के परिणाम और प्रभाव क्या रहे? तो नगरीय समाज पे प्रभाव और ग्रामीण समाज पे प्रभाव अपन दोनों जगह देखेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो एक चीज़ याद रखना, जब प्रभाव पूछता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएगा, जब परिणाम पूछा तब भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा, एक ही चीज़ है। और ये चीज़ याद रखना कि ऐसा नहीं कि नगर पर प्रभाव बताएंगे, गाँव में भी तो प्रभाव बताएंगे, और वो चीज़ समझना, ठीक। ग्रामीण शहरी प्रवास के कारण क्या होता है, ठीक है। देखो मतलब नगरीय समाज में तो देखो एक चीज़ याद रखना, एक तो वहाँ पे दोनों चीज़ होगा। पॉजिटिव चीज़ ये होता है कि लेबर मिल जाते हैं सस्ते। सोचो कि जो डेली की एक्टिविटी होती है, ये लोग नहीं हो, कभी सोचो कि जो ठेले पे कुछ कुछ बेचते रहते हैं, ये लोग नहीं हो तो तुम लोग क्या ही करोगे, जूस कहाँ पियोगे, मतलब समझ रहे हो। मतलब बहुत सारी चीज़ों की, फल फ्रूट कौन तुम्हें बेचेगा, सब्जी कौन बेचेगा तुम्हें, अगर ये लोग नहीं हो तो लोगों के आम जीवन चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और नेगेटिव वही है कि मलिन बस्तियों का निर्माण हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा लोग आने रह जाते हैं, ज़मीनों के दाम बढ़ जाते हैं, ठीक है। पानी वानी समस्या अच्छी रहती है, ट्रैफिक की समस्या है, तो मतलब नेगेटिव पॉइंट बहुत सारे हैं, इसीलिए तो इसको कंट्रोल करना अपने को, ठीक है। अब आगे देखो, धकेलने वाले कारक ये बोलते हैं कि पुश फैक्टर, ध्यान से समझना। पुश मतलब धकेल रहे हो कि भाई गांव, मतलब गांव लोगों को शहरों की तरफ क्यों भेजता है। तो एक चीज़ याद रखना, जैसे मान लो कि वहाँ पे सबसे मेन मुद्दा क्या रहेगा, क्या तो जैसे एक तो व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल रहा, तो रोजगार के लिए स्वाभाविक सी बात है लोग यहाँ पे आएंगे शहरों में। दूसरा काम ये हो सकता है कि वहाँ पे जैसे बिहार में जैसे जो नदी है, मान लो कि कौन सी नदी है, कोसी नदी। जो कोसी नदी मान लो जब पलटी मारती है, तो लोग वहाँ से लोग गांव छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि जब ऐसा भी होता है तो कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए उनको छोड़ के जाना पड़ता है गाँव। तो राजस्थान में भी ऐसा होता है कि जैसे बारिश के दिनों में तो खेतों में रहते हैं लोग, जब बारिश नहीं होती तो मेन शहर में वहाँ के आके रहते हैं। तो सर्टेन टाइम पीरियड तो ऐसे जो होता है, मान लो को बहुत सारी जो मान लो बिहार हो या राजस्थान, मान लो को बहुत सारी जनजातियों के बीच झगड़ा है, मणिपुर में अभी देख लो, तो वहाँ से लोग माइग्रेट करके चले जाएंगे, तो वो भी एक कारण होता है। या मान लो जहाँ नक्सलाइट इलाका है, वहाँ से लोग माइग्रेट कर जाएंगे क्योंकि वहाँ शांति नहीं है। तो माइग्रेशन कारण एक चीज़ याद रखना कि एक आर्थिक कारण नहीं होता हमेशा, ठीक है। तो धकेलने वाले कारक देखेंगे तो ग्रामीण विकास की धीमी गति और समुचित रोजगार का अभाव होता था, रोजगार का अभाव होता तो समझ लोग शहरों की तरफ भागते हैं। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में सामंती प्रवृत्ति वही भेदभाव होता है, जैसे वाला SC ST हो तो उनको दबाया जाता है, ठीक है। अस्पृश्यता, जातिवाद होता है, तो जाति संघर्ष, नक्सलवाद जैसी समस्या होती है। तो इससे भी लोग मतलब उनको लगता है कि यार क्या, देखो ना ये बात हकीकत है कि जैसे गाँव में मान लो कि ध्यान से समझना, एक है मान लो कि SC ST कम्युनिटी का कोई है, ठीक है। आप ये चीज़ ऑब्जर्व करो, सोचो कि आज भी अगर आप रूरल एरिया में जाओगे ना, तो जैसे मान लो कि चाहे वो सरपंच भी बन जाए नए पंचायती राज कानून के तहत, परंतु उसके फिर भी कोई वैल्यू नहीं है समाज में, ये चीज़ ध्यान से समझना।
आज भी चल उन्हीं की रही है, ठीक है, जो पहले चली आ रही थी। तो अब सोचो कि जब वो व्यक्ति मतलब वहाँ जातिवाद सहनता इतना करता है, तो कभी कभी मान लो गलती से कभी किसी के साथ शहर आ जाता है, तो शहर आके उसको लगता है यार यहाँ पे तो सब लोग तो मेरे गांव को मेरे सामने मेरे को कोई बैठने नहीं देते थे। बहुत बात ऐसा होता है गांव में, इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है कि सामने से कोई निकल जाए तो दिख जाए SC ST कम्युनिटी का, तो उसको मान लो कि अरे ये दर्शन मतलब कैसे हो गए। मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ ना, एक यूट्यूब पे ना एक वो पड़ी है एक डॉक्यूमेंट्री, और वो मतलब बहुत अच्छी खासी डॉक्यूमेंट्री है, तेलंगाना मतलब तमिलनाडु उधर की बनी हुई है, 2017-18 में। नाम क्या है? मतलब ऐसे देखना, उसमें ना इंग्लिश में है, परंतु उसमें सोचो आज ही बताया गया ना, जैसे वो कोई ठाकुर का घर है ना, तो उसके घर से जब लोग जाते हैं, मतलब इतना उसमें बताया गया, वो चप्पल सोचो सिर पे रख के जाते हैं नाम आज क्या है उसका? वो देखना आप एक बार यूट्यूब पे जाके मिल जाएगा आपको कि ऐसे वो किस नाम डॉक्यूमेंट से? अब वो मुझे पता नहीं है, मैं भूल चुका, मैं 2017-18 मैंने देखी थी, ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना उसका, तो थोड़ा आप देखना मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट्री है वो, आज की बता रहा हूँ, आज प्रेजेंट टाइम इंडिया की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो सोचो कि उसके घर से जब जाते हैं तो चप्पल रख के जाते हैं सिर पे। दूसरा चीज़ मान लो कि जो उस जो SC ST कम्युनिटी, तो उनसे जो जब स्कूल भी जाते हैं तो उनको पहले तो बाहर बैठा दिया जाता है, उनसे बाथरूम वाथरूम साफ करवाए जाते हैं, वो पूरा अच्छे तरीके से दिखाया गया है, एकदम ओरिजिनल है वो, ऐसा नहीं है कि बनाया गया है ओके, कि समझ गई, मैंने उसका ट्रेलर देखा था, समझ गई। वो किसी को डॉक्यूमेंट्री, चाहिए तो ले लेना। हाँ वो डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है। तो वो ठीक चीज़ है। याद रखना। तो सोचो जब लोगों के साथ वहाँ पे इतना भेदभाव होता है, ठीक है, तो फिर वहाँ से लोग क्या होता है, भाग के आते हैं। चाहो तो वो सत्यमेव जयते एपिसोड देखोगे तो उसमें भी तो बताया गया, ठीक है, हाँ उसमें भी बताया गया, ठीक है। सत्यमेव जयते मुझे याद करो, जो जो आता है क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो है एक बंदा जो इसके लिए जो काम किया था, इनके लिए जो मैनुअल स्क्रीनर जो लोग होते हैं ना, जो नालियाँ साफ़ करते हैं, उसके लिए जो काम किया था, ठीक है। वो आंध्र प्रदेश का था, उसके साथ ऐसे भेदभाव होता था, फिर उसने वो देखना, वो सत्यमेव जयते एपिसोड सारे देखो, इंडियन सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो मेरा कहने वाला जब वो लोग यहाँ आते हैं शहरों में, तो शहरों में देखो यहाँ कोई लोग भेदभाव नहीं करता, अरे मतलब होता है पर तो उस लेवल पे नहीं होता, मैं फिर बता रहा हूँ, उस लेवल पे नहीं होता जो गाँव में जिस लेवल पे होता है। यहाँ मैं फिर बता रहा हूँ इतने ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, मतलब देखो करने वाले लोग तो फिर भी करते हैं, मैं वही मैं बता रहा था कि मानसिकता की एक अलग बात होती है। परंतु यहाँ पे मान के चलो वहाँ 10% हो रहा था गाँव में, मान लो गाँव में 100% हो रहा था, यहाँ 10% होता, बस भेदभावपन ऐसे एटलीस्ट कम होता है। वहाँ व्यक्ति को काम नहीं करने दिया जाता, तुम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, परंतु यहाँ एटलीस्ट वो तो नहीं है, पाबंदियाँ नहीं है, ठीक है। तो नगरों की तुलना में गाँव में अवसरणात्मक सुविधाओं की धीमी गति, ठीक है। तो वही एक रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, मान लो कि कभी कोई बहुत सारी जो महिलाएं इसीलिए मर जाती है कि डिलीवरी टाइम वो प्रॉपर टाइम में अस्पताल नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि सड़कें नहीं हैं, सड़कें बहुत ख़राब है, सड़कें बनी नहीं है, छत्तीसगढ़ में जाके देखो आज तक वो कभी नहीं बनी है, ठीक है। तो बहुत दिक्कतें होती है, तो वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम, तो इसके कारण लोग शहरों की तरफ भागते हैं। अब अगला खींचने वाले कारक मतलब पुल सेक्टर, पुल जो देखो, पुश तो धकेलना हो गया, पुल मतलब खींचना, कि शहर आखिर में क्यों लोगों गाँव के लोगों खींचते हैं। तो पहली बात है नगरों में तीव्र औद्योगिकरण हुआ है, रोजगार की उपलब्धता, गाँव में कहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। गांधी इसीलिए तो बोलते थे भाई गाँव में आप कुटीर उद्योग को शुरू करो। तो आखिर में देख लो गवर्नमेंट उसी में आ गई, MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, आखिर में करना ही पड़ेगा, गांधी के रास्ते पे तुम्हें आना ही पड़ेगा, क्योंकि आज भी इंडिया की पॉपुलेशन 60 से 70% पॉपुलेशन गाँव में रह रही है। अब सोचो तुम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, शहरों में तुम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हो, ये सारी कर रहे हो, तो रोजगार की उपलब्धता होती है शहरों में, इसलिए लोग यहाँ भाग के आते हैं। दूसरी नगरीय संस्कृति का आकर्षण है, नगरीय संस्कृति मतलब मॉल कल्चर हो गया, ठीक है, यहाँ पे मॉल वॉल होता है, मतलब जैसे कोई मैं देखा हूँ जो गाँव से कोई पहली बार आता है तो लोग मतलब मोस्टली यही चीज़ें घूमने जाते हैं, यहाँ पे मॉल घूम लिए, पार्क वार्क घूम लिए, कोई म्यूजियम हो गया, या कुछ और ज़्यादा शौक के हैं तो नाइट क्लब लोग जाते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ जो स्विमिंग वाले जो होते हैं, वाटर पार्क होते हैं, उसमें जाते हैं। तो लोग इन चीज़ों के प्रति आकर्षण क्यों गाँव में नहीं मिलता, तो इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं। नगरों में समानता युक्त माहौल में काम करने का अवसर, मैं वही बता रहा था कि यहाँ इतना ज़्यादा भेदभाव नहीं है, होता है परंतु उस लेवल पे तो नहीं होता जो इतना गाँव में होता है, ठीक है। गाँव में क्या होता है कि सोशल फोर्स काम करता है, यहाँ पे ऐसा कोई सोशल फोर्स होने, हाँ हो सकता है जैसे एक इंडिविजुअल व्यक्ति तुमसे जलता हो या तुमसे मान लो कि उस तरीके से बिहेव कर रहा हो, परंतु वहाँ पे तुम पूरा समाज तुम्हारे वैसे है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास को रोकने हेतु किए गए प्रयास, कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। गाँव के समग्र विकास पर बल और विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, मनरेगा,
मनरेगा देखो रोजगार के लिए। तो सोचो, मैं फिर बता रहा हूँ, ये ऐसी योजना है जिसका कोई फायदा नहीं है, पर फिर भी सरकार को चलाना पड़ रहा है। सोचो, एकमात्र रीजन है उसका इकोनॉमी को रीस्टार्ट करना और लोगों को गाँव में बसाए रखना। नहीं सोचो, जब मनरेगा ने जो काम किया है, देखो सोचो, नहीं तो ऐसे मोस्टली बहुत कम रेयर चांसेस होता है कि जो कोई अपोजिटिव गवर्नमेंट की स्कीम को आगे लेके कोई सरकार बढ़े। ये पहली स्कीम ऐसी है जिसको लेके सरकार, ये प्रेजेंट टाइमर, मैं फिर बता रहा हूँ, कभी इसको लात नहीं मारा जा सकता मनरेगा को। जिस दिन मोदी ने इसको लात मारा ना, भाई मनरेगा को मैं आज बंद कर रहा हूँ पैसा देना, उस दिन इनकी सरकार उड़ जाएगी। तो मतलब मेरा कहने मतलब कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है। पर सोचो, पर इस स्कीम के नाम पे हर किसी को थोड़ी ना मिल रहा है। मतलब पता है हमारे यहाँ पे मतलब हर किसी को फायदा नहीं मिल रहा मनरेगा के नाम पर। पता है जो वो लोग हैं जो लोग एक दिन का तक नहीं उठाते हैं और उनको पैसा मिल रहा, उनको नहीं मिल रहा जिनकी ज्यादा हाँ, जरूरत है। वो तो है ही, अपन पढ़ेंगे इकोनॉमी में, पढ़ाऊंगा अभी उसमें, पढ़ेंगे वो उसमें। मनरेगा में भारी मशीनों का उपयोग मना है सर। लेकिन वो क्या करते हैं ना कि रात में जेसीबी मंगाकर काम करवा लेते हैं। अरे मैं बता तो रहा हूँ ना, आप, अरे आप खुद ही दिमाग लगाओ, समझो, ध्यान से समझो। मैंने क्यों बोला, मैंने इसलिए बोला कि इस योजना की कोई जरूरत नहीं है। समझो ये चीज़, इसका कोई फायदा नहीं है। सरकार, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना, क्योंकि गांधी का 7 सीन वाला है ना, इसीलिए गांधी का एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि 7 पाप वाला सिद्धांत, ठीक है। तो गांधी का ये मानना था कि बिना शर्म के कोई आय नहीं मिलनी चाहिए। ध्यान से समझना, नहीं तो पाप मतलब सही चीज़ें नहीं है। अरे ये बात सही भी है। अगर आप बिना मेहनत किए हुए पैसे कमाने की सोच रहे हो, अमित आज तो तुमने लिंक भेजा है ना ये चीज़ें गलत अरे है। मेरे कोई भेजा था, वो क्या चीज है ये पूछ रहे थे, क्या है वो सब चीज़ें सर एक मिनट के लिए आप बता दो मुझे भी। क्या हाँ, मुझे भी फालतू बता चीज़ें दो। में क्या है पढ़ रहे हो, उन चीज़ों में क्या है वो, क्यों अरे मुझे भेजा था इन्होंने कि डाउनलोड कर लो, मेरे डाउनलोड हो ही नहीं रहा। क्या हो गया पूजा, तुम इतने दिनों बाद में जागी हो तो छुट्टी नहीं हुई आज, मतलब कल लास्ट डे मिला। हाँ, तुम छुट्टी बोला सर मैंने पूजा मैंने को भी आया था कि इंस्टॉल ये करने के लिए, मैंने आपको इंस्टॉल करने के लिए नहीं भेजा था सर। ये मेरी क्यूरियोसिटी थी सर कि इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए, तो मैंने सोचा था कि मैं आपसे पूछूंगा क्लास के अंत में। ये मैंने सोचा था। पर वो था क्या पता है, मैंने इंस्टॉल तो कर लिया बट वो पासवर्ड मान्य नहीं कर रहा मेरा। अरे वो अंत में, वो लास्ट में डिस्कस करेंगे, लास्ट में। अरे तुम छोड़ो, अभी पढ़ो इधर, ठीक है। तो मनरेगा तो मैं वही बता रहा था, ये चीज़ इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खड्डा तो किसी मशीन से खुदाया जा सकता है और आराम से खुदाया जा सकता है आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में। पर सोचो क्यों ह्यूमन लेबर को लगाना चाहते हैं। तो गांधी का ये सिद्धांत था कि भाई बिना जो शर्म के पैसा नहीं देना चाहिए। तो गवर्नमेंट इसी काम पे करती है। अरे सभी सी बात है, लोगों को ऐसे, जैसे मान लो कि जैसे याद करो कि राहुल गांधी ने बोला था कि वे बेसिक इनकम टाइप से, सोचो उसका कितना विरोध हुआ और आखिर में नहीं इम्प्लीमेंट, और वो नहीं होगा और वो सही चीज़ भी नहीं है, उसका मिस यूज होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि उल्टा उससे अच्छा है कि मनरेगा में आप पैसे बढ़ा दो, वो ज़्यादा अच्छा है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ें सही नहीं है कि आप बेसिक इनकम के नाम पे कुछ भी दे रहे हो। केजरीवाल जैसे दे रहा है अभी 1000 रुपये, ये चीज़ें सही नहीं है। अभी चीज़ समझते नहीं हो, क्योंकि कोई भी चीज़ मुफ्त में बांटना, मैं बता रहा हूँ, मानवीय श्रम की जो है गरिमा को नुकसान पहुँचाता है। कि जो लोग बेचारे मेहनत करके कमा रहे हैं, सरकार ऐसे दे रही है, तो वो चीज़ सही नहीं है। आप वेस्टर्न में जाके देख लो, वहाँ पे जैसे स्वीडन भी जाओगे तो है ना, वहाँ जो बेरोजगार व्यक्ति रहता है ना, उसको कुछ भी नहीं करनी चाहिए, पूरा सरकार उठाती है उसका खर्चा। तो उससे क्या होगा, फिर और ज़्यादा लापरवाह बनेंगे लोग। मतलब ये समझो, देखो गवर्नमेंट ये सोचती है कि नहीं, मान लो हम उसकी बेसिक नीड कंप्लीट कर दें, बेसिक नीड कंप्लीट कर दे भाई, उसको रोटी की इनकी दिक्कत ना हो, फिर अपना जो भी कुछ करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, वो एक अलग है। परंतु लोग फिर क्या होता है, कुछ आदी हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी याद रखना हमेशा, ठीक है। तो मनरेगा ज़रूरी है, और मेरा मानना है कि इसने बहुत कुछ अच्छा काम किया है। मतलब ऐसा नहीं कि गड्ढा खोदने में नहीं इसका पन तो मैं बताऊंगा जब इकोनॉमी में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमी में पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि कितना पॉजिटिव काम किया इसने। याद करो कि मनरेगा के कारण जो गाँव में जो पहले जो मान लो कि जो खेत पे जाता था उसको 100 रुपये मिल रहे थे, ध्यान से समझना। अब जब मनरेगा है, इधर लोगों को 250 रुपये मिल रहे हैं एक दिन में, तो लोग यहाँ जाएंगे ना, 100 रुपये खेत पे क्यों जाएंगे। अब ये क्या हुआ, जब इस खेत के मालिक के पास मजदूर कम पड़े तो भाई 250 मिला तो ये 300 देने लग गए। तो ऐसे जो मजदूर लोगों को फ़ायदा हुआ, ये चीज़ समझो। तो मनरेगा ने वो काम किया है जो सोचे नहीं थे सरकार ने कभी। इसलिए बता रहा हूँ कि फ्री में पैसे देना वो तो ख़राब है। ऐसे करोगे तो इकोनॉमी में कम्पिटिटिव माहौल आता है यार, एक डिमांड क्रिएट होती है। वो अपन पढ़ेंगे इकोनॉमी, जब पढ़ेंगे तो उसमें चीज़ें आपको समझ में आएगी कैसे एक एक चीज़ ऐड ऑन होते हैं तो कैसे काम करती है, मल्टीपल इफेक्ट क्या होता है,
ठीक है। तो पूरा आगे लेकर अपन देखा है अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रमन मिशन देखा, ये प्रयास किया जा रहा है कि ताकि माइग्रेशन कम हो। ठीक, भारत पता है में मनरेगा में हमारे यहाँ एक का नाम है, उसके बाप पर करोड़ों की जायदाद है, फिर भी उसने अपना नाम मनरेगा में लिखवा दिया। तुम जाके विरोध करो सपना। मैंने तो उससे बोल दिया था। तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हें गलत काम कैसे देख रही हो तुम? अरे मैंने बोल दिया था, तेरे को शर्म नहीं आती? तो इन चीज तो बोलो तो लड़की कितनी बोलने लग गई, चाचा से बोलूंगा। चलो ठीक है, इधर पढ़ लो, अब कोई नहीं। सबसे पहले आईएएस बन के उसी को ठासना। चलो ठीक है, भारत में प्रधान का काम था। चलो ठीक है, भारत में गंदी बस्ती की समस्या। ठीक है, अब ध्यान से समझ, शायद मैंने उस दिन ही बताया था, मैं तुम्हें बताता हूँ रियल एक्सपीरियंस मेरा। मैं बता रहा था ना कि वो सब्जी बेचने वाला मेरा एक दोस्त है, तो मैं उसके घर गया था। विश्वास नहीं करोगे तुम, मतलब क्या ही करोगे यार। देखो शहरों में इतना लिविंग कॉस्ट इतना हाई होता है। अब जैसे मैं सोचो 11-11 हज़ार रूम रेंट दे रहा हूँ, अकेले बता रहा हूँ ना, आज से लगभग 12-13 साल पहले, मानोगे ना, 12-13 साल में मत मानो, 10 साल पहले मेरे घर की पूरी टोटल इनकम इतनी थी 11,000 रुपये, सोच लो। मंथली, तो मंथली इनकम इतनी थी। तो मेरा कहने मतलब कि कोई व्यक्ति की भाई इनकम नहीं है, गाँव में 11,000 में यहाँ रूम रेंट पे कर रहा हूँ, गाँव में, सही बता रहा हूँ ना। वो तो मैं अंकल को मना के रखा हूँ, नहीं तो अंकल तो बढ़ाने को तैयार 14-15 हज़ार रुपये ले रहे हैं अभी। नीचे मेरे जस्ट नीचे वाला रूम 14,000 दे रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि सोचो कि इतनी कॉस्ट इतनी हाई रहती है ना यहाँ पे, तो बेचारे लोग कहाँ रहे। अब सोचो, मैं अकेले बता रहा हूँ, जैसे मैंने दिल्ली का जब मैं इतना ऑब्जर्वेशन लिया, जब केले बेचने वाले, मैं इनसे पूछा था कितने कमा सकते हो क्या है, मैंने एक देखा कि एक लिमिट होती है, 15 से 20 हज़ार वो कमा पाते हैं। अब सोचो कि स्वाभाविक सी बात है कि अगर वो ऐसे हमारे टाइप से रूम में रहेंगे तो क्या ही कमाएंगे, क्या ही घर पे भेजेंगे, क्या ही करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब ध्यान से समझना है चीज़, तो वो ये तो करेंगे नहीं। अब वो जो है, अब जैसे कुछ लोग तो जैसे मान लो कि जैसे वर्कर, जो मान लो फीमेल, जो मेल वर्कर होते हैं, जो ओनली अपने फैमिली को नहीं लाए हैं, तो वो क्या करते हैं, चाहे मुंबई में मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है। जब मैं एक बार गया था मुंबई, तो वहाँ पे मैंने पूछा, तो वो बोलते हैं कि हम क्या करते हैं ना, जैसे सबकी ड्यूटी अलग अलग टाइम होती है, कोई किसी की नाइट शिफ्ट में, किसी की डे शिफ्ट में, तो एक रूम ले लिया, एक, ठीक है, रूम या लॉज टाइप से। तो क्या होता है कि उसमें आराम से हम 15-20 लोग आराम से सो जाते हैं। अब सोचो कि अब मान लो कितना भी महंगा हो, मुंबई में तो भाई सुबह सुबह महंगा मिलता ही है, 30-30 हज़ार रुपये का भी मिलता है। तो मान लो 15-20, मतलब मैं मुंबई में बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताऊँ तो विश्वास नहीं होगा। तुम लोगों ने एक मूवी भी देखी होगी, गरम मसाला मूवी देखी थी? उसमें जैसे पेइंग गेस्ट टाइप से होता है। पेइंग गेस्ट टाइप से मतलब कि आप कुछ 4 घंटे के लिए अपना रूम तुम दे सकते हो, 4 घंटे के लिए। लोग वहाँ पे 6-6 घंटे के लिए, ये चीज़ें चलती है शहरों में। मैं फिर बता रहा हूँ कि 6 घंटे, हाँ देखिए, समझ रहे हैं, 6 घंटे के लिए, मतलब समझ रहे हो कि 6 घंटे के लिए, मतलब जैसे मान लो कुछ लोग क्या होते हैं जो दिन भर अपना ऑफिस में रहे, बस उनको सोने के लिए चाहिए 6 घंटे के लिए बस रूम चाहिए, 6 घंटे का वो 6,000 रुपये पे कर रहे हैं। ये मैंने मुंबई में देखा। मतलब सोचो ये, अब तो सोचो समझ बात है, चलो ठीक वो सर ये पता है आगरा में होता है, बट आगरा में 500 रुपए लेते हैं बस एक रात के, 5-5 घंटे के। अरे वो होटल टाइप से समझ रहे हो, मैं वो नहीं बता रहा हूँ। मतलब समझो, तो जैसे मान लो कि मैं हूँ, ठीक है, मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे ओनली रूम सोने के लिए चाहिए, ध्यान से समझो, पर डे चाहिए, पर डे। वो मैं 6 घंटे का मैं टाइमिंग फिक्स कर लूँगा कि मुझे इस टाइम में बस चाहिए, या मान लो 8 घंटे का टाइम इंटरवल होता है, उसके लिए रूम चाहिए। फिर दूसरा कोई रूम पार्टनर आएगा, वो करेगा, उसको इतना। तो ऐसे 3 स्लॉट में डिवाइडेड रहता है। अरे मैं, शहरी लाइफ बहुत खतरनाक भाई। मैंने जब मुंबई गया, मैं कलकत्ता गया, तो मैंने देखा भाई बहुत। और आप गए क्यों थे? मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ था, तो इस्कॉन की तरफ से हम जाते थे, ये था कारण। मैं बिना कोई मीनिंगफुल चीज़ें मैं नहीं करता, मैं ऐसे घूमने नहीं जाता, मुझे ऐसे घूमने का शौक नहीं है। ठीक है, ऐसे मैं कलकत्ता भी गया हूँ, मैं मुंबई भी गया हूँ, तो मैंने देखा इन 2 बड़े शहर। सबसे अच्छा क्या लगा था? शहरों में क्या ही अच्छा लगा, मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगता। नहीं, कलकत्ता या मुंबई? दोनों जगह भीड़ भाड़ है, गंदगी है, क्या ही मैं बताऊँ, दोनों ऐसा ही है। मुझे कलकत्ता तो और ज़्यादा ख़राब लगा, मुंबई भी ऐसा ही है, मुंबई भी ऐसा ही, वही सड़ी, पर वो ये लोगों को यही पसंद आता है। ठीक है, और समझो मैं जो बताना चाह रहा था, तो मतलब समझ में आया। तो ये बड़ी दिक्कत है, ये रूम नहीं है, लोगों के साथ तो भाई कैसे रहेंगे। तो क्या होता है, जैसे झुग्गी झोपड़ियाँ बना लेते हैं लोग, और झुग्गी झोपड़ियाँ बिकती है भाई, बिकती है। तो मेरा जो रूम पार्टनर था पहले वाला, उसकी झुग्गी झोपड़ियाँ वो खरीद के रखे, मुंबई में रहते हैं वो लोग, तो उनकी भी है झुग्गी झोपड़ियाँ खरीद, तो वो लोगों किराए में दे के रखते हैं। अब ध्यान से समझना, विश्वास नहीं करोगे, जैसे मान लो कि ना आपको जो रूम होगा ना घर में, आप जो रूम देख रहे होंगे, जो रूम देखते होंगे ना, रूम मान लो इतना बड़ा है,
रूम क्या, मैं तो बताऊँगी, तुम्हारी जो किचन होगा ना, किचन उससे भी छोटे रूम है, तुम सोच लो, और उसी में पूरा परिवार 6-7 लोगों की फैमिली रहती है उसी में। अब सोचो कैसे रहते होंगे लोग। तो ये दिक्कत है। तो अब ध्यान से समझना कि अब जैसे मैं गया उस दिन, तो मैंने देखा कि एक तो सोचो कि ऐसे जाते ख़त्म घर, जाते एंट्री करते घर ख़त्म है। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि कितना सोचो, और फिर उसके बाद में यहाँ घर, 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 ठीक। कोई कुछ खुला हुआ इलाका नहीं है, कुछ भी नहीं है। बारिश हो जाएगी तो गंदगी, कीड़ा कीचड़, वो सब सारी चीज़ें हो जाती हैं। मैं आज वही सोचा था, इतना छोटा सा रूम था उसका, मैं सोचा भाई चलो ठीक है, भाई बहन तो मतलब रह जाते हैं मोस्टली, जब भाई शादी होगी तो फिर कैसे रहोगे, पर समझे, पर सोचो कि रहते हैं लोग। तो मतलब यही सारी चीज़ें होती है, इसीलिए तो सोचना आजकल जो चीज़ें ये बढ़ रही है, मतलब जो रिश्तों में जो चीज़ें कमियाँ पड़ रही है ना, उसको कहीं ना कहीं कारण ये है, ये कल्चर ऐसे सोचो सबाई सी बात है, उसमें फिर क्या मान सम्मान रह जाएगा किसी स्त्री का, कोई क्या रह जाएगा, सोचो वो चीज़ें, जब वो एक ही घर में, इतने छोटे से घर में रह रहे हैं। तो कभी ना, जब तुम्हें कभी शहर में रहो या कभी शहर में जाने का मौका मिले, तो ये चीज़ें ऑब्जर्व करो कि मतलब सोचो उनकी लाइफ क्या है। आप लोग इतना सारी चीज़ें सोचते हो कि ये सारी चीज़ें, पर उनकी लाइफ देखो, बहुत स्लम लाइफ बहुत ख़राब होती है भाई। ना उनका सोचो स्वास्थ्य में कुछ गारंटी नहीं है, कब बीमार पड़ जाएंगे, मच्छर वच्छर ये सब, ठीक है। तो इसीलिए तो जब कोई डेंगू मलेरिया यही लोग निपटते हैं सबसे पहले। नगरीय क्षेत्र में अवस्थित आवासीय समूह जिसका स्तर अत्यधिक निम्न होता है, गंदी बस्ती कहलाता है। इतनी मैं बताऊँ, बहुत ख़राब हालत है ना, यहाँ कोई पानी की व्यवस्था, इसलिए देख लो कभी वो टैंकर आता है तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं पानी को लेके। तो यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। 2001 से 2011 जनगणना के अनुसार एक छोटे घने क्षेत्र जिसकी जनसंख्या कम से कम 300 या लगभग 60-70 गरीब परिवार, जो एक अस्वास्थ्यकर वातावरण, सोचो अनहेल्दी इन्वायरमेंट में सामान्यतः अनुपयुक्त आधारभूत सुविधाएं जैसे पीने का पानी नहीं है, वहाँ पे सफाई सुविधा के अभाव में निवास करते हैं, को चिन्हित गंदी बस्ती माना जाएगा। भारत में गंदी बस्ती स्वरूप कैसा रहा? गंदी बस्तियों का विकास भारतीय नगरीकरण की एक प्रमुख समस्या, जहां 2001 में 6.18 करोड़ लोग गंदी बस्तियों में रहते थे, वहीं 2011 में यह संख्या 10.36 करोड़ हो गई है। सोचो कितना बढ़ती जा रही है। और कुल नगरीय जनसंख्या 27.5, सोचो 10 में से 3 लोग उसमें रह रहे हैं, कच्ची बस्तियों में। भारत की गंदी बस्तियों में रहने वाले कुल आबादी का 57% तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक और महाराष्ट्र में रहते हैं। सोचो सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट यहाँ करते हैं। भारत में गंदी बस्ती में रहने वाले 35% घरों को पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है। सोचो वो क्या ही पानी पीते होंगे, सोचो। अब सोचो जब खराब पानी पिएंगे तो कितनी बीमारियाँ होती होगी, कितने कुपोषित होते, देख लेना। इसलिए देखो जी, कभी ऑब्जर्व करना कि मोस्टली वही लोग हैं ना जो अस्पतालों में चक्कर काटते रहते हैं। भारत की गंदी बस्तियों में 63% घरों से गंदे पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। वही तो बता रहा मैं बोला तो, मैं घर में घुसा तो ख़त्म, फिर बाथरूम भी कोई ये तो सार्वजनिक शौचालय यूज करते हैं वो लोग, ऐसा होता है, ठीक है। गंदी बस्ती दुष्परिणाम और समस्यात्मक पक्ष क्या है, ठीक है। स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव तो पड़ेगा, तो मैं वही बता रहा हूँ। तो ये लोग इसीलिए देखना अस्पतालों में तुम्हें मिलते रहेंगे ये लोग, क्या करेंगे आप सोचो, बीमार रहेंगे। इसीलिए श्रमिकों की कार्य क्षमता पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। अब देखो ये हकीकत में बता रहा हूँ कि जैसे सोचो कि पहली बात ये लोग क्या करते हैं, नशा वशा लेके जो बीमारियाँ पड़ती, इसीलिए है ना इनका कभी है ना गवर्नमेंट इन चीज़ों डाटा रिलीज नहीं करती कभी, है ना। जो मलिन बस्तियों में रहते हैं उनकी औसत एवरेज देखना, जीने की मैं बता रहा हूँ ना, जैसे इंडिया की 60 है ना, मैं पक्का बता रहा हूँ 40 में नहीं होगी, 40-45 अवस्था में निपट जाते हैं लोग, मैक्सिमम 50 तक पहुँचेंगे। पर मैं पक्का बता रहा हूँ ना, एक नेशनल एवरेज से कम होगा इनका। और जो यहाँ पे चाइल्ड मोर्टलिटी रेट होगी, MMR रेट होगी, वो बहुत ज़्यादा होगी, और गवर्नमेंट कभी ना आंकड़ों पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि वास्तविकता नहीं, गवर्नमेंट कोई नहीं बताना चाहती है ना। अभी सोचो कि जब ये G20 सम्मेलन हुआ तो हरी पट्टी लगा दी गई तो यही होता है। फिर गरीबी, जब वो ट्रम्प आया था तब गुजरात में वो दीवारें कर दिए थे वहाँ पे, तो यही होता है। गरीबी कोई नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि गरीबी को सबसे नफरत है। व्यक्ति, परिवार में समुदाय पर दुष्प्रभाव, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब ये चीज़ थोड़ा सेंसिटिव है, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक। अब सोचो एक छोटा सा घर है, ठीक है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि जिसके एक, मान लो 3-4 भाई थे, एक भाई की शादी हुई, अभी 3 लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई अभी, और ये लड़की अकेली है। तो मतलब वो सोचो लड़की क्या झेलती होगी। अरे हकीकत है यार, कितना सोचो सभ्य समाज में लड़कियां सुरक्षित नहीं है, तो वो तो सोचो समाज कैसा है, ठीक। इसीलिए यहाँ पे जो अनैतिक संबंध है ना, यहाँ बनते हैं अनैतिक संबंध, यहाँ पे फिर बहुत चीज़ें खराब होती है यहाँ पे, ठीक।
दूसरी बात सोचो कि मतलब परिवार में जैसे मान लो कि वही है कि जो छोटे छोटे बच्चे, देखो अब इनके जो माँ बाप होंगे, कोई मान लो कि खाना बनाने जा रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, अब उनके बच्चे रहेंगे तो स्कूल जाएंगे, स्कूल में वही मारपीट करेंगे, ये करेंगे, फिर नशाखोरी, ये सब चीज़ें सीखते हैं। पहली बात तो स्कूल जाएंगे नहीं वो, ठीक है। तो सारी चीज़ें खराब होती हैं यहाँ पे, पर्सनैलिटी खराब होगी, व्यक्तित्व, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की आपराधिक गतिविधि मर्दी विकास होगा। जब मैं फिर वो बता रहा हूँ, जब एक चीज़ यार, हाँ ये चीज़ बहुत इथिक्स में अगर आप पहला टॉपिक पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे यही है कि आखिर में फैमिली और एजुकेशन जो स्कूल संस्थाएं होती है वो कैसे वैल्यू इनक्लेट करती है बच्चों में। सोचो इनके पास तो माँ बाप भी नहीं होते, माँ बाप कमाने चले जाते हैं, और जो वहाँ का जो सोचो कि मलिन बस्ती में जो रहता है वो कैसा रहता है, समझो वहाँ का जो वातावरण बहुत खतरनाक रहता है। मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है कि वहाँ से कोई एक आध बच्चा भी निकल जाए पढ़ के, बहुत बड़ी बात होती है। जब मैं उनके घर गया तो उनके माँ बाप मेरे को यही समझाते, इनको पढ़ाओ, ये क्या कर रहे हैं पर वो समझो उनका मतलब माइंडसेट ऐसा हो जाता नहीं, भाई पैसा कमाना है ज़िंदगी में, आखिर में वही अल्टीमेट को, तो पढ़ लिख के क्या ही करना है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिए हो गया काम बस, ठीक है। तो भाई आपराधिक गतिविधि में मध्य विकास होती है, इसलिए स्लीपर सेल बनते हैं लोग, ठीक है। मुंबई में जब अटैक हुए तो इनका यूज किया गया अच्छे तरीके से, ठीक है। संस्कृति पर दुष्प्रभाव अर्थात सांस्कृतिक अपगठन होता है। मैं वही बता रहा था, रिश्तों में सारी चीज़ें, कल्चर, अब सोचो इतने क्या ही उसमें कल्चर बचेगा, तो वो सारी चीज़ें होगी। गंदी बस्ती विकास के कारण क्या है, आखिर में गंदी बस्तियों में, ठीक है, इनमें कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जो गंदी बस्तियों को बढ़ावा दे रही है, तो ग्रामीण नगरीय प्रवास सबसे मेन चीज़ यही है। नगर में आवास की अपर्याप्तता, मैंने वही बोला था, यहाँ घर कम है भाई, तो डिमांड सप्लाई का खेल है, तो रेट ज़्यादा है, रेट ज़्यादा तो लोग क्यों रहेंगे फिर, तो वो तो मलिन बस्तियों में रहेंगे। नगर भूमि नीति जो है वो भी अच्छी नहीं है, ठीक है। मेरा ये मानना है कि देखो ना, आज का ज़माना वर्टिकल का आ गया, अब वो बड़ी बड़ी 1000 फीट लंबी ऐसी वो बनानी पड़ेंगी बिल्डिंग, तब जाके आप शहरों की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाओगे, नहीं तो ऐसे तो यही होता रहेगा। नगरीय गरीबी, बेरोजगारी एवं निम्न मजदूरी दर, यहाँ पे आके लोग गरीब रहते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, बेरोजगार रहते हैं, क्योंकि अब जैसे मेरे साथ भी इतना ऐसा हो गया कि अभी हर 2-3 दिन में कोई ऐसे बोलता है हमें जॉब दिला दो, जॉब दिला दो। अब लोग है ना यहाँ पे रहना चाहते हैं, यहाँ की लाइफ छोड़ के जाना नहीं चाहते, परंतु यहाँ पे काम भी करना चाहते हैं। अब क्या ध्यान से समझना, डिमांड सप्लाई वाला खेल आएगा। अब जैसे मान लो दृष्टि ने एक जॉब निकाला, अब लोग बैठे यहाँ पे 100 लोग, अब एक को जॉब तो एक को ही मिलेगा, 99 तो बेरोजगार रह जाएंगे। फिर छोटी मोटी कोचिंग वाले होते हैं, जैसे मान लो दृष्टि मान लो दे रहा 30,000, तो ये बोलेंगे आ जाओ भाई हमारे पास 10,000 में, 5,000 में, तो ऐसे लोग काम करते हैं 5-5 हज़ार रुपये में। मुद्रास्फीति में महंगा भी किराया, ठीक है, वही बता रहा हूँ, शहरों में महंगाई ज़्यादा है, ठीक है। इन्फ्लेशन, यहाँ रूम रेंट महंगा है, सब्जी है, सब चीज़ें महंगी होती है। स्लम माफी, गांव में तो भाई किसी खेत में अगर मान लो कि सब्जी उगा रहा तो यार मांग लिया तो दे दे, गाँव में तो ऐसे भी काम चल जाता है यहाँ कोई नहीं देगा भाई ये बिना पैसे कोई चीज़ चलेगी नहीं। स्लम माफिया होते हैं, सोचो स्लम पूरा उसको कंट्रोल करते हैं। मूवी देखना, वो मैंने देखी थी अभी, स्मॉल डॉग मिलियनेयर करके ऐसे कुछ आई थी ना मूवी, जो इसी स्लम पे आधारित है पूरा, वो देखना। हाँ वो मूवी देखना पूरा, वो इसी पे आधारित है पूरा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा टॉपिक पूरा, ठीक है। भारत में गंदी बस्तियों के उन्मूलन समस्या समाधान हेतु किए गए प्रयास कौन से, प्रत्यक्ष प्रयास कौन से किए जो डायरेक्ट इनकी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। विभिन्न सरकारी संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा स्लम के लोगों की आवश्यकता पूर्ति को समस्या समाधान की दिशा में किए गए प्रयास, राज्य आवास योजना, स्लम मुक्त भारत मिशन और सबके लिए आवास योजना 2015। परोक्ष उपाय जो मतलब इनडायरेक्ट रूप से इम्पैक्ट कर रहे हो, डायरेक्ट इनको नहीं करके किया हुआ हो टारगेट, परंतु इसको भी फायदा पहुँचा रहे हो। काउंटर अर्बनाइजेशन, प्रतिनगरीकरण तथा नगरों के बाहरी क्षेत्रों में सेटेलाइट टाउन का विकास करके, साथ ही एनसीआर विस्तार योजना के द्वारा नगरीय आबादी को नगर से बाहर की ओर विकेंद्रित करने के रूप में किया गया प्रयास। जैसे क्या होता है, जैसे मान लो ये शहर है, अब इससे बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया, तो अब ये गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ से एक यूनिट यहाँ बसा देगी, तो फिर यहाँ पे धीरे धीरे एक शहर बन जाएगा, यहाँ पे एक बसा दे, धीरे धीरे यहाँ शहर बन जाएगा, तो ऐसे डिसेंट्रलाइज करती है, ठीक है। ग्रामीण विकास के द्वारा ग्रामीण नगरीय प्रवास को रोकने हेतु किए गए, तो याद रखो अर्बन मिशन, पूरा मिशन है, वो सब सारी चीज़ें वो कर ही रही है गवर्नमेंट। मूल्यांकन सुझाव, निश्चित रूप से उपरोक्त प्रयासों द्वारा स्लम की समस्या के समाधान की दिशा में प्रगति हुई है, परंतु अभी भी हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं। वो 2001 की तुलना में 2011 में स्लम की जनसंख्या 10.36 करोड़, कुल नगरीय आबादी का 27.5% बढ़ी है। इसका प्रमुख कारण है आर्थिक सुधार। 1991 के बाद ग्रामीण नगरीय विषमता में वृद्धि हुई है, फलतः तीव्र ग्रामीण नगरीय प्रवास हुआ। देख लो ना, जब एलपीजी रिफॉर्म हुआ तो भाई गाँव में नहीं रोजगार आए, शहरों में रोजगार आए, तो लोग सब शहरों इधर आ गए।
इसलिए एक तरफ ग्रामीण नगरीय प्रवास को रोककर तो दूसरी तरफ गंदी बस्ती में रहने वाले लोगों को आवास और रोजगार उपलब्ध कराकर समस्या को स्थायी समाधान किया जा सकता है। राजीव गांधी आवास योजना, मलिन बस्ती मुक्त भारत मिशन या सबके लिए आवास योजना 2015, ठीक है। तो ये जैसे मान लो प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना ना, ये वो वाली है, ठीक है। तो परिचय, उद्देश्य, लक्ष्य, तो 2015 में प्रारंभ नगरीय गरीबों के आवास विकास हेतु कार्यक्रम है। स्लम वासियों के साथ साथ शहरी गरीबों को आवास आवश्यकता को पूरा करना तथा 2022 तक सबके लिए आवास उपलब्ध करवाना। वो प्रधानमंत्री आवास योजना ये पर अर्बन वाली है, ठीक है, ये ग्रामीण वाला है। लक्ष्य प्रावधान क्या है इसमें? भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए निजी भागीदारी से स्लम वासियों हेतु स्लम पुनर्वास का प्रावधान। याद करना कि मुंबई की कौन सी जो है ना स्लम, कौन सी फेमस है वो, मेन मुंबई में है वो, ठीक है, जो भी है उसमें ऐसा मॉडल आया था। जैसे मान लो ये स्लम एरिया है, ध्यान से समझना, और गवर्नमेंट, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब जी अब देखो ये स्लम एरिया और बिल्कुल शहर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट एरिया। अब ये लोग स्लम रहते हैं तो कभी कोई गवर्नमेंट इनको ऐसा नहीं कि एकदम मार के हटा के देगी, ऐसा कर ही नहीं पाएगी। 60-70 हज़ार, 1 लाख लोग, क्या करोड़ों में लोग रहते हैं, इतना बड़ा मुंबई का, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, इसमें किसी धारावी, ठीक है, वही ने बताया भी, ठीक है। तो ये जो एरिया ना भाई, यहाँ पे इतने करोड़ों लोग रहते हैं। अब ध्यान से समझना, लोग रहते हैं, परंतु ये मुंबई का मतलब हाई पोस्ट इलाका, मतलब ये इसके बाहर जो है बहुत बड़े बड़े हो। अब बहुत सारे बिजनेसमैन, उनका ये प्लान आया, गवर्नमेंट के सामने प्रपोजल रखा कि ये आधी ज़मीन हमें दिला दो। ध्यान से समझना है चीज़। तो मतलब हम क्या करेंगे, आधी ज़मीन में इनके लिए रहने के लिए मंजिलें बना देंगे, ठीक है, बेसिक चीज़ें सारी सब कुछ, और इधर हम मॉल वॉल जो भी बनाएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, तो लोगों के लिए रहने के लिए बन जाएगा। दूसरी बात, हम इनको ना जॉब भी देंगे यहाँ पे, ठीक है। और अब ये चीज़ मतलब अच्छी है, अगर फ़ायदा पहुँचाती है तो स्वाभाविक सी बात है कि इनको जॉब भी मिलेगा, साथ के साथ इनको रहने का आवास मिल जाएगी, बेसिक चीज़ें मिल जाएगी। तो वही है कि प्रोजेक्ट करप्शन बहुत सारा माइंडसेट होता है। तो एक केस स्टडी भी आया था, यूपीएससी ने केस स्टडी पूछा था, ठीक है। ऋण से जुड़ी ब्याज सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्गों के लिए किफ़ायती आवास को प्रोत्साहन देना, इसीलिए प्रधानमंत्री सब्सिडी योजना शायद चलती रहती है, ताकि गरीब लोग अपना घर बना सके, मदद कर सके, ठीक है। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी पीपीपी के तहत किफ़ायती आवास उपलब्ध करवाना, ठीक है। वही मैं बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऐसा करे, जैसे अभी लॉकडाउन के बाद गवर्नमेंट ने ऐसी नीति लाने का प्रयास किया था, तो वो कहाँ उड़ गई मुझे तो आज तक नहीं दिखी। याद करो जब लॉकडाउन होता तो गवर्नमेंट ये करे थे कि हम आवास प्रोवाइड करेंगे ताकि इधर उधर ना भागना पड़े, ये वो फलाना दिखाना, ये करेंगे वो करेंगे, पर कहाँ आप सब गायब, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, सब इमीडिएट जब समस्या आए तो लगा कि हाँ ये करेंगे अपना, गायब है सब, ठीक। इस योजना से लाभान्वित वे व्यक्ति होगा जिसके परिवार किसी भी सदस्य के नाम पर भारत के किसी भी भाग से अपना मकान नहीं होगा। मकान उसी को मिलेगा जिसका मकान नहीं है, ठीक है। इस योजना के तहत 9 राज्यों के 305 शहरों की पहचान की और 2022 तक शहरी गाँवों के लिए शहरी गरीबों के लिए 2 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य। 26 दिसंबर 2018 को शहरी आवास और गरीब उपशमन मंत्रालय की रिपोर्ट। इस योजना के तहत 3 वर्षों में 58,000 घर बनाने का लक्ष्य, परंतु मात्र 31 घरों का निर्माण पूरा हुआ है। तो वही देख लो, 50% भी आउटपुट नहीं आ पाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है। इसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2021 के लिए झारखंड में प्रथम स्थान पर रहा। सोचो वहाँ पे लोगों ने, मतलब वहाँ की सरकार ने अच्छा काम किया। राजस्थान में 82 और मध्य प्रदेश में ये, तो और का तो समझ लो क्या हाल होगा। समीक्षा, निश्चित रूप से उपरोक्त योजना मिशन नगरीय स्लम आवास से जुड़ी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें पहले से संचालित राजीव गांधी आवास योजना और स्लम मुक्त भारत मिशन की कमियों को दूर करते हुए आवास निर्माण की स्व अभिप्रेरणा में वृद्धि तथा निजी भागीदारी को बढ़ाने के साथ साथ नगरीय भूमि को संसाधन के रूप में प्रयोग करने पर बल देकर नगरीय विकास के अन्य घटकों के साथ इसे एकीकृत करने का प्रयास किया गया है। परंतु इस मिशन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसमें जन सहभागिता को बढ़ाते हुए नियंत्रित और संतुलित पीपीपी के तहत भ्रष्टाचार मुक्त रूप से एवं दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लागू किया जाए, ठीक है। तो मैं फिर बता रहा था, जैसे आप इसका मेरे को एक एग्जांपल बता दूं, जब आप प्राचीन ओल्ड मूवी देखोगे ना 90s के दशक की, उस टाइम, तो उस टाइम मोस्टली ऐसी टाइप की आती थी। एक बिल्डर था, वो गरीब बस्तियों को उड़ा के ऐसे फेंक रहा था, हीरो आता है तो ये सारी चीज़ें इसीलिए है, क्योंकि जो मलिन बस्ती वाले, जिसमें बता रहा हूँ ना, मैं बता दूँ, मेरा जो दोस्त है उसके मैं घर गया था, तो एकदम मेन प्राइम लोकेशन पे उनका घर है, एकदम मेन रोड है, सोचो। और वो ज़मीन में बता रहा हूँ, वो बता रहे थे कि खोली, मतलब खोली बोलते हैं,
मकान नहीं बोलते मेरे को, मकान होते नहीं है वो, समझो ईंटों के ऐसे कच्चे के घर होते हैं, घर नहीं होता वो, ठीक है। तो पर हाँ एक और चीज़ मैंने वहाँ नोटिस किया कि सोचो वहाँ पे एसी भी है। मैं भाई मेरे रूम में एसी नहीं, मैं बोला कि एसी है, सब कुछ मिल जाएगा उनके घर में वॉशिंग मशीन मिल जाएगी तुम्हें, जो गाँव में नहीं मिलती है। तो बताते कि खोलिए ना 1 लाख की ऐसे बिक रही थी, ठीक है। तो सोचो अपन, तो अगर रियलिटी में वो तो खोली ऐसे मान लो बिक रही थी, क्योंकि लोग रहते नहीं है ना मलिन बस्ती एरिया तो कोई, परंतु अगर ऐसे वो ज़मीन में बता रहा हूँ ना अरबों रुपए में बिके, अगर ऐसे कोई मतलब छोड़ दे खुली है, कोई खरीदना चाहिए, क्योंकि मेन प्राइम लोकेशन पे है। तो पुरानी मूवियों में जो देखते हो ना, तो बिल्डर्स को या उनको लगता था, जो गुंडे होते थे उनको लगता था कि यार ये ज़मीन मेरे हाथ आ जाए, तो फिर वो सरकार को, ऐसे नेता लोगों को पैसा देते थे। अरे रियलिटी में भी ऐसा ही होता है, ऐसा कुछ ही नहीं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो मूवीज़ आप देखते हो, तो अब शायद आप कभी देखोगे तो आपके मतलब माइंड में चीज़ें आएगी कि ऐसा ऐसा क्यों होता था, ठीक है। नागरिकगण के नगरों से संबंधित अन्य समस्याओं के समाधान हेतु किए गए प्रयास। पहले शहरी गरीबी उन्मूलन हेतु किए गए प्रयास, जैसे स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। देखो ये पुराना ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना करो, ठीक है। शहरी पर्यावरण की समस्या समाधान हेतु किए गए प्रयास, मतलब कि जैसे अभी जैसे दिल्ली में बहुत बुरा हाल होने वाला है, अभी से होना शुरू हो गया। 1974 में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन, ये याद रखना, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 2010 में पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन निपटान, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। यूरो 6 मानक के संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2020 से अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। मुख्यतः दिल्ली में जनहित याचिका के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण हेतु किए गए प्रयास। ओखला की जगह नोएडा का विकास, सीएनजी की अनिवार्यता, दिल्ली सरकार और अन्य राज्यों की सरकार द्वारा किए गए प्रयास। और आज का तो इलेक्ट्रिकल वाहन आ रहा है दिल्ली में, यहाँ बहुत सारी बसें चलने लग गई है, ऑटो भी चलने लग गए हैं, ठीक है। तो चीज़ें प्रोग्रेस है दिल्ली में, है ना, ये तो है। मैंने देखा कोई भी चीज़ें गवर्नमेंट सोच रही है लाने का, तो यहाँ बहुत जल्दी फास्ट अडॉप्ट होता है। यहाँ आजकल वो इलेक्ट्रिकल वाली गाड़ियाँ भी चल रही है, अभी तो आप लोग देखे भी नहीं होंगे गाँव में। हाँ मतलब महंगी है, अभी महंगी है, स्टार्टिंग में कोई टेक्नोलॉजी महंगी आती है। 3.5 करोड़। तो मैं वो बता रहा हूँ कि यहाँ मतलब दिल्ली में है ना, चेंजेस बहुत फास्ट दिखते हैं यहाँ पे, ये चीज़ मैंने देखा, चेंजेस बहुत फास्ट दिखते हैं, ठीक है। शहरी स्वास्थ्य विकास है दिल्ली में उनको क्या बोलते हैं? किसका? अरे आपने जो रिक्शा देखा है जो इलेक्ट्रिक से चलता है, इसको टिर्री बोलते हैं वहाँ, यहाँ पे तो वहाँ कोई बोलते हैं। अरे नहीं, जो वो ऑटो देखते थे ना, वो ऑटो भी यहाँ पे वो वैसा वाला आ गया है, ब्लू कलर में। जो पहले ये येलो कलर वाले जो चलते हैं ना ऑटो, जो चार, उसकी जगह इलेक्ट्रिकल वाले आ गए, वही सेम मॉडल में। तो यहाँ बहुत चीज़ें फास्ट वो होती है, ठीक है। 1986 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया, किसके लिए? ताकि पानी वानी अच्छा मिले। 1990 में राष्ट्रीय जल बोर्ड का गठन किया गया। अभी याद रखना, पीटीयूटी में पूछ लेता है, यूपीएससी आजकल पूछ रहा है फैक्चुअल चीज़ें भी। राष्ट्रीय जल नीति का निर्माण किया गया 2012 में। राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति का निर्माण किया गया 2008 में। राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता मिशन 2013 में। और 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान। तो ये सब इसी के कारण है, ठीक। शहरों के सामाजिक समस्या के समाधान हेतु किए गए प्रयास, मतलब जो सोशल प्रॉब्लम होती है, ठीक है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बस सोचो कि इतना, मतलब कि आप जिस घर में रह रहे हो, सोचो उसमें 100 लोग रहते हैं, आप सोच लो, आप तो सोचो 100 लोग वहाँ रहेंगे इतनी सी कम जगह में, तो क्या क्या होगा, आप खुद एक आइडिया लगाओ। तो परिवार परामर्श केंद्र की स्थापना, तो वही जब 2 परिवार में झगड़ा वगड़ा हो जाता है तो उनको सुलझाने के लिए। पर मुझे तो कहीं आज तक नहीं दिखे सब सारी चीज़ें, फालतू का जुमला होता है सरकार का और कुछ नहीं। नशाखोरी उन्मूलन केंद्र की स्थापना, इसमें जाओगे ना तो नशाखोर और बन के आ जाओगे मेरे गांव में है ना 2-3 थे जो बहुत बड़े नशेड़ी थे, मैं अखिर बता रहा हूँ, जब वो गए उल्टा और ज़्यादा बिगड़ के आए। वो कैसे बन जाते हैं वहाँ जाकर? अरे बात यही तो है ना, कमी तो है ही, क्यों नहीं हो पाते हैं, कमियां हैं वहाँ पे, ठीक है। सरकार और एनजीओ द्वारा अनाथालय वृद्धाश्रम की स्थापना, ठीक है, कितने दिखने को मिलते हैं, बात होती है। शहरी वर्गों, महिलाओं, बच्चों के कल्याणार्थ विभिन्न कार्यक्रमों निर्माण और क्रियान्वयन। सामुदायिक एकीकरण हेतु सांस्कृतिक क्रियाकलापों प्रोत्साहन, जैसे मान लो कि अभी दशहरा कल मनेगा, ऐसे टाइप से चलते रहते हैं। पूजा, जैसे दशहरा गांव में पूजा मना रही है, ठीक है, तो पूजा मनाओ, ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया इंडियन सोसाइटी। अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो, इंडियन सोसाइटी कंप्लीट हो गया। ऐसे क्लासेज में शुरू करूँगा, ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना। ऐसे की कुछ क्लासेस शुरू करेंगे, 5-10 क्लासेज रहेगी ऐसे की, उसके बाद फिर इंडियन इकोनॉमी। जुमले का अर्थ क्या होता है? हाँ, जुमले का अर्थ क्या होता है? जुमले का अर्थ होता है कि जैसे मान लो मैं तुम्हें बोल दूँ सपना, तुम्हारे सोचो कि
मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला रहा हूँ, तो सरकार ऐसे ही करती है, गरीबों को सपने दिखाती है कि देखो मोदी, याद करो जब मोदी आया था, सोचो 2014 में, भाई मोदी इतना करोड़ रुपए वो जो विदेशों में जमा है वो लाएगा, ये सबके खाते में ये आ जाएगा, ये क्या है? अब कौन कौन बेवकूफ बना था? तो समझ में आया ना, तो ये होता जुमला जुमला तो तुम्हें दिखाया जाए तुम्हें ना मिले। सर इन्हें कहा था कि इनने कहा था कि मैं जिस सरकार में आऊंगा ना तो कांग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जो भी बड़े बड़े नेता सबको जेल में डालूंगा। अभी एक भी जेल नहीं गया है। अच्छा, तुम जेल में जाना दिलाना चाह रहे हो? पर्सनल क्वेश्चन है, अब किसको लाना चाहते हो? बताओ तो भाई, कौन किसको लाना चाहता है? मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो नोटा पे जाकर वोट डालूंगी, कोई नहीं आओ। अच्छा, मेरा मानना है कि देखो, ना मोदी को ना राहुल को सोच के वोट नहीं देना चाहिए कभी भी। जो आपके जो वहाँ के लोकल प्रेसिडेंट में अगर वो उम्मीदवार अच्छा तो देना चाहिए, उसमें क्या है। ये मत सोचो क्या है अभी। कोई नहीं है अच्छा, कोई नहीं है। या तो वो मोदी जी से भी चाहते हैं सर, मेरा तो सांसद